हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम आज अपना करने वाले हैं अगला अध्याय विदेशी यात्रा के वृत्तांत या कहानी, कैसे कैसे कौन आए, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है कौन, अल बरूनी। आइए दोस्तों शुरू कर दे मेरे साथ, क्या दे रखा अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी का जन्म सबसे पहले दे रखा है 973 ईस्वी में कहाँ हुआ, आधुनिक उज्बेकिस्तान में, और वैसे ख्वारिज़्म में हुआ था। फिर अल बरूनी कई भाषाओं का क्या था, कई भाषाओं का ज्ञान था अल बरूनी को, और जिसमें कौन सी सीरियाई, फारसी, हिब्रू और कौन सी संस्कृत शामिल थी। फिर क्या है, 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के बाद महमूद गजनवी यहाँ के अनेक विद्वानों व कवियों को क्या अपने साथ राजधानी गजनी ले गया, और जिसमें एक कौन था, अल बरूनी भी शामिल था। फिर अल बरूनी बंधक के रूप में गजनी आया था, और परंतु धीरे धीरे उससे शहर पसंद आने लगा, और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक यहीं पे जीवन बिताया। फिर गजनी ने ही अल बरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित की थी। किसने, गजनी ने अल बरूनी के अंदर। फिर अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ अनेक वर्ष यहाँ पे बिताए, और संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त किया। फिर अनेक भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बरूनी भाषाओं की तुलना व ग्रंथों का अनुवाद करने में क्या था, सक्षम था। उसने अनेक संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था, और उसका किसमें लिखा नहीं, व्याकरण ग्रंथ भी था, का अनुवाद किसमें किया था, इसका अनुवाद किया था उसने अरबी में। फिर आगे किताब उल हिंद, यह अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई एक क्या थी, पुस्तक थी, और इसकी भाषा क्या थी, सरल व स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतोल व मापन विधि, मूर्तिकला और कानून इत्यादि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। फिर आगे अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसके आरंभ में एक प्रश्न होता था, और फिर संस्कृतवादी परंपरा पर आधारित वर्णन, और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती थी। फिर इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बरूनी लगभग पूर्ण रूप से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। वह भारत समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों व मनुस्मृति इत्यादि पर निर्भर रहा। संस्कृत के विषय में अल बरूनी लिखता है कि संस्कृत भाषा सीखना सरल नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। फिर वह बताता है कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था, तथा भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी, और जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बाद भी अल बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। और क्या लिखा है उसने, प्रत्येक वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, पवित्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, तथा उसमें सफल भी हो जाती है। फिर अल बरूनी लिखता है कि वैश्य व शूद्र वर्ण के बीच अधिक अंतर नहीं है, ये दोनों एक साथ ही शहर व गांव में रहते हैं। जाति व्यवस्था के विषय में अल बरूनी का विवरण संस्कृत ग्रंथों से पूर्ण रूप से प्रभावित है, और अत्यंत शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे सामाजिक प्रताड़ना के शिकार, परंतु फिर भी अर्थतंत्र का हिस्सा थे। फिर कौन आता है, इब्न बतूता के बारे में लिखा है। इब्न बतूता का जन्म कहाँ, टांजियर, मोरक्को के एक सम्मानित परिवार में हुआ, जो इस्लामी कानून तथा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के कारण प्रसिद्ध था। फिर इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। भारत प्रस्थान से पहले वह मक्का, सीरिया, इराक, यमन, आसान और पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था।
फिर है मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा था, सिंध पहुंचा था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का क्या काजी नियुक्त किया और इब्न बतूता इस पद पर अनेक वर्षों तक रहा। फिर उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया तथा उसे कैद कर लिया गया और बाद में पुनः उसे राज के सेवा में ले लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मंगोल शासक जो कि चीन के थे के पास सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया। फिर उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक गया, परंतु वह लंबे समय तक प्रवास नहीं किया और 1397 ईस्वी में घर जाने का निश्चय किया। 1354 में वह घर वापस पहुंचा। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें भारत से संबंधित जानकारी मिलती है। फिर चीन के विषय में उसके वृत्तांतों की तुलना मार्को पोली 13वीं सदी जो वेनिस का यात्री था से की जाती है। फिर उस समय यात्रा करना अधिक क्या था, असुरक्षित था। इब्न बतूता अनेक बार डाकुओं के आक्रमणों से परेशान हुआ था। यही कारण था कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। फिर इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। जब वह वापस गया तो स्थानीय शासकों के निर्देश पर उसकी कहानियां वृत्तांतों को दर्ज किया गया। इब्न बतूता द्वारा नारियल का वर्णन एक प्रकृति के विस्मयकारी वृक्षों के रूप में किया गया। भारतीय इससे रस्सी बनाते हैं और लोहे की कीलों के बजाय इससे जहाज को छीलते हैं। इब्न बतूता पान का वर्णन भी करता है। दायित्व और यह कि वह नारियल व पान से पहले से परिचित नहीं था। क्या कहता है कि वह नारियल और पान से पहले से परिचित नहीं था। फिर इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था और प्राचीन नगर दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र भी अत्यधिक बड़ा था जिसमें 28 द्वार थे, जिसमें बंदाई दरवाजा सबसे बड़ा था। मांडवी द्वार के भीतर एक क्या थी, अनाज मंडी थी और दिल्ली शहर में एक क्या था, सुंदर कब्रगाह थी जिसमें चमेली व गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे जो सभी मौसमों में खिले रहते थे। अधिकांश नगरों में एक मस्जिद और क्या था, एक मंदिर होता था। फिर बंद नगरों नर्तकों, संगीतकारों, गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान चिन्हित होते थे और इब्न बतूता को शहर की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। ताराबाद और दौलताबाद में पुरुष व महिला गायकों का बाजार था। फिर बंद नगरों में ये हमने पढ़ा अभी। इब्न बतूता डाक प्रणाली के बारे में क्या कहता है कि इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हो गया और इसमें न केवल लंबी दूर तक सूचना भेजना व उधार प्रेषित करना था बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी था। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 25-50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तानों तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से कितने दिनों में, 5 दिन में पहुंचा देती थी। फिर लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और क्या विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। फिर इसके बाद दे रखा बर्नियर के बारे में। यह कौन था, फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक व इतिहासकार था। बर्नियर 1656 से 1668 ईस्वी तक शाहजहां के बड़े पुत्र कौन, दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में तथा मुगल दरबार में एक क्या आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी व वैज्ञानिक के रूप में मुगल दरबार में रहा। उसने अपनी प्रमुख कीर्ति को फ्रांस के शासक कौन, लुई 14वें को समर्पित किया है। फिर प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप से क्या देखता है, कम दिखाता है और बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 1671 ईस्वी में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों में अंग्रेजी, डच, जापानी और इतालवी भाषा में इसका क्या हुआ, अनुवाद हुआ। फिर बर्नियर ने अनेक बार मुगल सेना के साथ क्या की, यात्राएं की। एक बार वह कश्मीर भी गया। बर्नियर की कीर्ति ट्रेवल इन मुगल एम्पायर भी क्या थी, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। फिर भूस्वामित्व पर बर्नियर कहता है कि यूरोप के विपरीत भारत में निजी भूस्वामी का क्या था, अभाव था। फिर मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी था जो इससे ऐसे अपने अमीरों के बीच बांट देता था। यह अर्थव्यवस्था के लिए क्या था, हानिकारक
था। राजकीय भूस्वामी के कारण भूधारक भूमि अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे, इसलिए वे भूमि में सुधार व निवेश में रुचि नहीं लेते थे। इस कारण से कृषि का विकास अवरुद्ध हुआ। बर्नियर लिखता है कि भारत में मध्यम वर्ग नहीं था। हिंदुस्तान के बारे में उसने लिखा है कि यहाँ की कृषि कैसी अच्छी नहीं है और कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन है। यहाँ की हवा दूषित है। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। और बर्नियर हिंदुस्तान की अधिकांश समस्याओं की जड़ निजी भूस्वामी के अभाव को बताता है। फिर फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने इसे वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद की धारणा को विकसित करने में किया। इसी आधार पर मार्क्स ने एशियाई उत्पादन पद्धति का सिद्धांत दिया। एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता था कि राज्य ही भूमि का एकमात्र क्या है, स्वामी था। शिल्पकारों के संदर्भ में बर्नियर लिखता है कि शिल्पकार मूल रूप से क्या थे, आलसी होते थे और जो भी निर्माण करता है वह अपनी आवश्यकता व अन्य बाधाओं के कारण करता है। शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों के बेहतर बनाने की कोई प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था। इसलिए उत्पादन प्रत्येक जगह क्या था, पतन की ओर था। और वह यह भी मानता है कि संपूर्ण विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत आती थी। नगरों के विषय में वह लिखता है कि 17वीं सदी में लगभग 15% भारतीय जनसंख्या नगरों में रहती थी। यह अनुपात उस समय के यूरोप से अधिक था। फिर इसके बावजूद भी बर्नियर भारतीय नगरों को शिविर नगर कहता है, जिसका आशय उन नगरों से है जो अपने अस्तित्व के लिए राज्य के शिविरों पर निर्भर थे। उसका कहना है कि वे नगर राज्य के दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। छोटा सा ही था। धन्यवाद देखने।